हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इस एक वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन के कंप्लीट चैप्टर को यहाँ पे समझने वाले हैं और बाकी बचे हुए एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा आपका कि सारे प्रॉब्लम आपसे खुद से बनने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले सेट्स के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सेकंड है आपका रिलेशन और थर्ड है आपका फंक्शन। तो फंक्शन थोड़ा सा टफ पार्ट है, लेकिन हम उसको भी बहुत ही इजी करके यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है सेट्स क्या होते हैं। जैसे सपोज एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2, ठीक है, ये सेट है। और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 3 4। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखने वाले हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज अगर हम ए क्रॉस बी किए तो इसके एलिमेंट्स बनने वाले हैं, इनके एलिमेंट्स के जो पेयर बनने वाले हैं 1 का प्रोडक्ट होगा पहले इन दोनों के साथ, फिर 2 का होगा बाकी दोनों के साथ। तो 1 3 1 4 2 3 2 4। सो दीज आर दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट ए एंड बी। ठीक है, समझ में आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। अब इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम इसको समझ चुके हैं कि हमको करना कैसे है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है ना। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अभी सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट्स are equal if and only if the first element of sets are equal and second element is also equal. Second elements are also equal. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, जैसे सपोज 2 एलिमेंट है ए और बी, एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट है ए एंड बी। तो ये तभी इक्वल होगा, ये बी ए के साथ इक्वल नहीं है। इस सपोज दूसरा सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, इसके एलिमेंट ए बी है, इसके एलिमेंट बी ए है। देखो हम लोग जब सेट्स पढ़ रहे थे तब ऑर्डर इस पर मैटर नहीं करता था, लेकिन अब ऑर्डर पेयर को हम इक्वल करना चाहें कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू, तो ये क्या होना चाहिए, ए बी शुड बी विल बी इक्वल टू ए बी ओनली। मतलब हम यहाँ पे जो पेयर बना रहे हैं, ये जो पेयर है कैसे इक्वल होंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते सपोज यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 1 है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो ये बोथ आर नॉट इक्वल टू, है ना। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये 1 2 होगा और ये भी यहाँ पे भी 1 2 होगा, तब ये दोनों इक्वल होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। तो ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है, पेयर में 2 ही एलिमेंट होते हैं, पेयर में 2 ही एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर जब भी हम लेंगे तो दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे भी जो है यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आप लोगों को। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर पे ही डिपेंड करता है। सपोज हमारे पास 2 सेट है, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट है हमारे पास 3 4। ठीक है, तो अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूं, ए क्रॉस बी निकालूं, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 3 1 4 2 3 2 4। सो ये हो गया ए क्रॉस बी की वैल्यू। और बी क्रॉस बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले बी को रखेंगे फिर ए को रखेंगे, तो बी का 3 1 3 2 4 1 और 4 2। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर्ड पेयर, देखो 2 4 इज नॉट इक्वल टू 4 2। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो हम कभी भी इन दोनों
क्रॉस प्रोडक्ट को हम इक्वल नहीं कर सकते, इसीलिए A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब थर्ड देखते हैं, व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी। अगर हम कोई एक सेट A है जिसके दो ही एलिमेंट है, ठीक है, उसी का हम सेल्फ प्रोडक्ट करें, एक बार नहीं दो बार, और एक बार हम इसको प्रोडक्ट करें, तो इनके जो रिजल्ट आएंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्या होंगे ये, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, ये ट्रिपलेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर A की वैल्यू है आपका 1 2, तो हमको A क्रॉस A करना है, मतलब आपको 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2 करना है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इनके एलिमेंट अब ट्रिपलेट में आएंगे, है ना। अब ऑर्डर्ड पेयर नहीं होंगे, अभी ट्रिपलेट पे रहेंगे। ट्रिपलेट मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो अगर हम पहले इन दोनों को करना चाहिए तो भी कर सकते हैं, इन दोनों को करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मालूम है, 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक। इसका हम थर्ड के साथ कर लेते हैं, 1 2 के साथ क्रॉस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, फिर 1 2 सॉरी 1 1 2 1 1 2, इसके बाद इसका होगा, ठीक है। तो इनके दो हो गए, इसके दो हो जाएंगे, इसके दो हो जाएंगे और इसके दो हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 8 ट्रिपलेट बनेंगे, 8 ट्रिपलेट बनेंगे। अब बनाना चाहे तो कैसे बनेंगे, देखो 1 1 का हो गया, हमने ये बना लिया। अब 1 2 के साथ चालू करें, तो 1 2 1 1 2 2, फिर 2 1 के साथ 2 1 दिस वन, और 2 1 2, और लास्ट वाला 2 2 1 और 2 2 2, ठीक है। ये बनेंगे उनके ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक। बहुत ही इजी वे में यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे आपको क्रॉस करना है, ठीक। अगर 3 आपके पास सेट है तो आप पहले 2 को कर लीजिए, फिर दूसरे के साथ तीसरे को कर लीजिए, आपको इजी पड़ेगा, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, किसी भी सेट को अगर हम इनफाइनाइट सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी सेट को हम अगर इनफाइनाइट सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। उनका रिजल्ट भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। समझ में आ रहा है। अगर हम किसी इनफाइनाइट सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसी सेट का, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। सिमिलरली पांचवा प्रॉपर्टी है आपका, अगर हम किसी सेट को क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं किसके साथ, नल सेट के साथ। नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, इनका रिजल्ट आएगा नल सेट, ठीक है। आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट के साथ हम किसी को मल्टीप्लाई करते तो इनफाइनाइट आएगा, और नल मतलब जीरो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, ऐसा भी आप उसको समझ सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब जो हमारी 5th नंबर की प्रॉपर्टी है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स रहेंगे। अभी हमने देखा ए और बी कोई दो सेट हैं जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करते तो कितने सेट बनते थे, उनका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट किए तो 4 सेट आए थे, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ऐसा करके भी हम निकाल सकते हैं। अब इसको समझें अच्छे से। अगर कोई सेट ए में एलिमेंट है 1 2 और सेट बी में एलिमेंट है 3 4, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी हमने बनाया था 1 2 1 3 2 3 2 4, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी के एलिमेंट में एन में कितने एलिमेंट है 1 2 इंटू बी में कितने एलिमेंट है, ए में ओके ए में कितने एलिमेंट है 1 2 और बी में कितने एलिमेंट है 2, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4। तो यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4, ठीक है। तो हम ऐसा करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर हम 3 सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिखेंगे। आप इनको इंडिविजुअली इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, एन ऑफ बी एंड एन ऑफ सी, ठीक है। सिमिलरली इसी की तरह, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर एन ऑफ ए 2 है, एन ऑफ बी 3 है,
n ऑफ c 1 है, तो इनमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 2 3 जा 6, 1 जा 6, तो टोटल 6 पेयर बनेंगे, यहाँ पे 6 ट्रिपलेट बनेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने ही प्रॉपर्टीज थे, इनको आप समझ गए तो आप इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपसे बनने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। ओके बच्चों, तो कुछ प्रॉब्लम अभी देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 और एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 3। तो आप लोग इनका A क्रॉस B और B क्रॉस A तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर निकालना है तो मैं A क्रॉस B बता दे रहा हूँ। 1 3 और 1 3 हो चुका, अब 2 3। ठीक है, तो ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। आप B क्रॉस A आप निकाल लीजिए। B क्रॉस A में क्या होगा, 3 1 एंड 3 2। ये समझ में आया। सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 और एक सेट दिया है B 3 4 और एक सेट दिया है C 5 6 और आपके पास क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकाल दीजिए। B और C का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन कुछ है क्या, 3 4 5 6, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 5। अब A क्रॉस 5 क्या होता है, 5। ठीक है, तो आप यूनियन वाले प्रॉब्लम, इंटरसेक्शन वाले प्रॉब्लम ये सारे कर सकते हैं। A माइनस B वाले, B माइनस A वाले, ऐसे सारे प्रॉब्लम आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेट पे जो ऑपरेशन है हम तो पढ़ चुके हैं, उसको पहले करना है, उसके बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले प्रॉब्लम करने हैं। ठीक है, तो इन टाइप के प्रॉब्लम को भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि होता है हमको मालूम है, तो आपको निकालना है R क्रॉस R क्या होगा और R क्रॉस R क्या होगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। तो अगर R रियल नंबर का सेट है तो R के सारे एलिमेंट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, R को कैन आई राइट R, अगर R में जो भी एलिमेंट है X सच दैट X इज रियल नंबर। तो R क्रॉस R में हम सेल्फ प्रोडक्ट करने वाले हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, X Y सच दैट X बिलोंग्स टू R, Y बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब एक्स वाई के पेयर बनेगा। अगर दो बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, आर को सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे, तो वाई भी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है और एक्स भी रियल नंबर है, तो उनके पेयर बनने वाले हैं। 3 बार करेंगे तो सिमिलरली 3 बार कर लेंगे, एक्स वाई जेड, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर, जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, जेई करनी है, बोर्ड एग्जाम करनी है, तो इतना काफ़ी है आपके लिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रिलेशन। अब रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड टॉपिक रहेगा आपका फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द सेट्स, है ना। आपको कोई भी 2 सेट गिवन होंगे, उनमें रिलेशन हमको निकालना है। ठीक है, कि उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेशन होने के लिए मिनिमम आपको 2 सेट तो चाहिए। ठीक है, रिलेशन निकालने, कोई भी रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करने के लिए व्हाट यू नीड मिनिमम 2 आइडेंटिटी, है ना। 2 आपको पहचान तो चाहिए, 2 सेट तो चाहिए, तब आप उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे। टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन वी नीड एटलीस्ट 2 सेट, 2 सेट तो हमको चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, रिलेशन कैसे हो सकते हैं। सपोज हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर है, 2 हमारे पास सेट हैं, एक सेट A है और एक सेट B है। देयर इज अ सेट A एंड देयर इज अ सेट B। सेट A में एलिमेंट हैं A B C, अली, बीना, बिजोय एंड डॉली। चलो 4 एलिमेंट लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले 2 सेट हैं A और एक B, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इनके क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, मैंने अभी आपको पीछे बताया थोड़ी देर पहले कि A का रिलेशन बनाएंगे हम सबके साथ, तो A कॉमा अली, A कॉमा बीना, A कॉमा बिजॉय, A कॉमा डॉली, एक रिलेशन हो गया। दूसरा
बी अली, बी बीना, बी बिजय, बी डॉली। तीसरा सी अली, सी बीना, सी बिजय, सी डॉली। तो ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे इनके पेयर बनेंगे 12। एक का 4 बन रहा है तो 3 है, तो आपके 12 पेयर बनेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर आपको एक रिलेशन गिवन है कि इनमें ऐसे नेम ही आपको करने हैं जो ए और बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तब कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे? ए का अली के साथ, ए का बीना के साथ, ए का विजय के साथ, ए का डॉली के साथ, सब ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ए के साथ रिलेशन बन रहा है। दूसरा बी का अली के साथ, बी का बीना के साथ, बी का विजय के साथ, बी का डॉली के साथ, बस इतने ही रहेंगे, सी वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन। कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है? आपको बोलाया गया है कि ए और बी से बस आपको स्टार्ट करना है, सी को नहीं करना है। तो आप ए और बी को उनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट इसका पहले क्लियर कर लेते हैं रिलेशन का। ठीक है, समझ में आप लोगों को? अब देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, रिलेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। 2-3 टर्मिनोलॉजी है, उनको आपको समझना है। तो पहला टर्म होता है आपका डोमेन, दूसरा होता है कोडोमेन और थर्ड होता है रेंज। अब डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, आपको समझना पड़ेगा। तो 3 चीज मैंने बताया आपको। पहला बताया मैंने डोमेन, दूसरा था आपका रेंज और तीसरा था आपका कोडोमेन। तीनों को समझ लेते हैं पहले। तो एग्जांपल से करते हैं। एक प्रोडक्ट है हमारे पास 1 2 3 और दूसरा है 4, दूसरा है 1 4 और 5। ठीक है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन गिवन है, वो रिलेशन को हम अभी नहीं देखते हैं। मैं बस इनका एक एरो डायग्राम बनाया हुआ हूँ। एरो डायग्राम में समझिए कि 1 का 1 के साथ है, 2 का 4 के साथ है और 3 का है नहीं। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जो परमिसेबल इनपुट होते हैं, जितने भी परमिसेबल इनपुट होते हैं, ऑल परमिसेबल इनपुट्स। ठीक है, मतलब 1 2 हो जाएंगे इसके डोमेन, 1 और 2। इधर वाले को हम इनपुट साइड बोलते हैं और इधर वाला आपका आउटपुट है। रेंज होता है आपका परमिसेबल आउटपुट, परमिसेबल आउटपुट मतलब क्या क्या हो जाएंगे इसमें 1 और 4। और कोडोमेन होते हैं ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। ठीक है, मतलब क्या क्या हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे? 1 4 और 5। ठीक, आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन समझ में आया? तो ये 3 टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ। व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। आपको प्रॉब्लम गिवन रहेंगे, उनके क्रॉस प्रोडक्ट में से आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालना है। ठीक है, तो हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी करेंगे आगे, उस पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो वी हैव 3 मेथड through which we can present the relation, represent the relation, and that are, first तो आपका है रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट तो आपका है रोस्टर फॉर्म, सेकेंड है आपका, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म और थर्ड है आपका एरो डायग्राम। ठीक है, तो 3 मेथड हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म एंड थर्ड वन इज एरो डायग्राम। देखते हैं कैसा होता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब इसको तीनों को हम लोग यहां पे समझते हैं। एक सेट है ए जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और आपको रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है? एक्स वाई such that y is equal to x minus 1। ठीक है, एक सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 और एक रिलेशन गिवन है एक्स वाई such that y is equal to x minus 1। अब हम इसको तीनों मेथड से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? जो y की वैल्यू है वो x से एक कम है। ठीक है, मतलब अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं यहाँ पे 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अगर x की वैल्यू मैं रखता हूं 2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 minus 1 1। और x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी?
3। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा समझे एरो डायग्राम से 1 2 3 4 और दूसरा है यहाँ पे सेट आपका 1 2 3 4, ये सेट ए ही है। सेट ए का हम क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं। ठीक है, इनके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हम उनको देख रहे हैं। इनका ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ये इनके क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। ये क्या है आपका ए क्रॉस ए की वैल्यू। अब देखते हैं हम रिलेशन इनके बीच में। रिलेशन क्या गिवन है आपको, रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या गिवन है आपको यहाँ पे, ओके बच्चों, तो रिलेशन क्या गिवन है, देखो y की जो भी वैल्यू होगी, ये पेयर बन रहा है। सो ये x है, दिस इज y, ये x है, ये y है, ये ऐसा पेयर बन रहा है ना x y, तो यहाँ पे भी x y के पेयर बन रहे हैं। तो जो x की वैल्यू हम जो भी रखे हैं, y की वैल्यू क्या होगी, उससे एक कम होगी। तो x की हम मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, x की मिनिमम वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। क्या इधर 0 प्रेजेंट है, नहीं, तो हम x की वैल्यू अब क्या रखेंगे 2 रखेंगे। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 - 1 1। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, x की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 से। ठीक है, तो 2 का पेयर बनेगा 1 2 1। ठीक है, तो आपको 2 1 कहीं पे दिख रहा है, दिस वन 2 1। उसके बाद मैं 3 रखूंगा तो ये क्या आएगा, इसमें y की वैल्यू आएगी 2। फिर अगर मैं 4 रखता हूं तो y की वैल्यू आएगी 3। समझ में आया आप लोगों को। तो x की वैल्यू हम 2 से रखना स्टार्ट करेंगे। 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 आएगा, 4 रखेंगे तो 3 आएंगे। तो पेयर इनके क्या क्या बन रहे हैं 2 1 3 2 दिस वन और 4 3 दिस वन। ध्यान से समझिएगा, इस प्रॉब्लम से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पेयर बन गए 2 1 3 2 4 3। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है पहले से। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो रिलेशन की वैल्यू आने वाली है, क्या क्या आने वाली है 2 1, दूसरा आएगा 3 2 और तीसरा आएगा आपका थर्ड वन आएगा 4 3। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, और दिस इज द एरो डायग्राम मेथड। ये कौन सा है, एरो डायग्राम का मेथड है। ठीक है, अब इसमें मुझे आप बताइए, इसमें 3 चीज है। एक है आपका डोमेन, दूसरा है आपका रेंज, और थर्ड वन है कोडोमेन। तीनों आप मुझे बताइए। डोमेन क्या होता है, जो परमिसेबल इनपुट्स होते हैं। तो कौन कौन से परमिसेबल इनपुट्स हैं, एक्स के प्लेस में हमने क्या क्या रखा है 2 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है। तो डोमेन्स हो जाएंगे इसके 2 3 4। ठीक है, रेंज जो परमिसेबल आउटपुट है, क्या क्या आउटपुट है 1 2 3, तो 1 2 3 हो जाएंगे इसके रेंज। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, जो ऑल पॉसिबल आउटपुट्स है। कौन कौन से 1 2 3 4 भी हो सकता था आगे अगर बढ़ता तो 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया आपके डोमेन, रेंज और कोडोमेन। और यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। 3 मेथड बताया मैंने, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम। तो दिस इज द रोस्टर मेथड, दिस इज दिस इज रोस्टर मेथड, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, और दिस वन एरो डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। एक प्रॉब्लम करते हैं, उस प्रॉब्लम में हम सारी चीज को समझेंगे। ठीक है, एक प्रॉब्लम देखते हैं, उस प्रॉब्लम से और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें। बच्चों, ये वीडियो आपका क्रैश कोर्स है। अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर करने हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और इसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको 10 और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इस सिंगल शॉट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन के। ओके, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज एक सेट ए है,
जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 14। ये एनसीईआरटी बुक का ही प्रॉब्लम है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। और आपको रिलेशन गिवन है, आपको रिलेशन गिवन है R, जहां पे एक्स वाई सच दैट such that 3x minus y is equal to 0, comma x and y belongs to x and y belongs to x and y belongs to a। ठीक है, आपके ओके ये प्रॉब्लम आपको गिवन है। आपको इसमें क्या करना है, आपको एक सेट गिवन है 1 2 3 4 अप टू 14। रिलेशन गिवन है एक्स वाई का ऐसा पेयर जिसकी वैल्यू 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 हो और x और y जो है वो एक ही एलिमेंट है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम एलिमेंट से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 14 तक, और सेल्फ प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 14 तक, 12 13 और ये 14। ठीक है, मैंने सारे लिख दिए। अब देखते हैं हमको गिवन क्या है, हमको रिलेशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, y को अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं तो मेरा रिलेशन बन रहा है y इज इक्वल टू 3x। मतलब x की वैल्यू हम जो भी रखें y की वैल्यू उससे 3 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैं x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 1, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर x की वैल्यू रखता हूं मैं 3 तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3x है ना, तो 3 3 जा 9। अगर मैं 4 रखता हूं तो ये आएगा 12। अगर मैं 5 रखता हूं तो ये आएगा 15। अगर मैं 6 रखता हूं तो ये आएगा 18 और ऐसा बढ़ते जाएगा। तो रिलेशन भी ऐसे ही पेयर बनेंगे। पहला पेयर बनेगा आपका 1 3 का, तो 1 दिस इज 3, दूसरा 2 6 दिस इज 2, ये 6, थर्ड वन 3 9 3 9, फोर्थ वन है आपका 4 12 मीन्स दिस वन और दिस वन, और उसके बाद है 5 15। तो यहाँ तो 5 है लेकिन इधर 15 नहीं है, तो आगे हमारे कोई भी पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने निकाला इनके रिलेशन के बेस्ड, ये प्रॉब्लम को हमने एरो डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया है। और बच्चे जो ओके, अब इसमें हमको क्या बोला गया है, अब हमको इसमें बोला गया है इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमको फाइंड आउट करना है। तो ये तो इजी है आप लोगों के लिए, आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसका डोमेन क्या होगा, सारे परमिसिबल इनपुट 1 2 3 4 1 2 3 4। रेंज सारे परमिसिबल आउटपुट 3 6 9 एंड 12। 15 तो जाएंगे नहीं क्योंकि आगे है नहीं, 15 आगे आता 18 15, लेकिन वहां पे है ही नहीं हमारे पास सेट में, क्योंकि हम सेट ए का ही क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं, सेल्फ प्रोडक्ट। और बचा आपका कोडोमेन। कोडोमेन मतलब सारे सारे पॉसिबल आउटपुट, तो 1 2 3 से 14 तक सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। वो थोड़ा सा और इसमें एक टॉपिक में बता दे रहा हूँ, इनको बोलते हैं इमेज। इधर राइट हैंड साइड में जो y के एलिमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग इमेजेस। क्या बोलेंगे, ये इमेज है, और ये इनके प्री इमेज है। प्री इमेज मतलब अगर मैं जैसे एक पेयर बनाता हूँ 9 3 का, ठीक है, ये 9 और 3 का अगर एक पेयर बन रहा है तो हम बोल सकते हैं 9 इज द इमेज ऑफ 3, 9 इज द इमेज ऑफ 3, और बोल सकते हैं 3 इज द प्री इमेज ऑफ 9। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखें, माइंड में रखें, आगे काम आएगा आपको इमेज और प्री इमेज का। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फंक्शंस। है ना, थोड़ा सा टफ है, अच्छे से इसको समझिएगा। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फंक्शंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले फंक्शन होता क्या है इसको आप समझिए। तो फंक्शन को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ एक्शन। क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ एक्शन और एक्टिविटी। हमको कुछ सेट गिवन होंगे या फिर उनके क्रॉस प्रोडक्ट गिवन होंगे,
कुछ रिलेशन गिवन होगा और रिलेशन में एक फंक्शन गिवन होगा या फंक्शन एक गिवन होगा कि इसके एलिमेंट्स को हमको इस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल में समझेंगे फिर आपको क्लियर होगा। सपोज मेरे पास एक बकेट है, हम समझ लेते हैं यहाँ पे एक बकेट है। ठीक है, अब इस बकेट में हम क्या कर रहे हैं, इस बकेट में हम नंबर्स डाल रहे हैं। कौन कौन से नंबर डाल रहे हैं, 1 2 3 4, ऐसा कंटिन्यूस हम इसमें ड्रॉप करते जा रहे हैं और इस निकल रहे हैं। ठीक है, यहां से ओके हमारे पास एक डाल रहे हैं और यहां से बॉल निकल रहे हैं। सपोज ये मान लेते हैं हम, ये नंबर के बॉल्स हैं। अब ये बॉल्स क्या हो रहे हैं, इधर से जब निकल रहे हैं तो डबल होके निकल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 को डाला तो इधर क्या हो जा रहा है, ये 2 बन के निकल रहा है। ठीक है, फिर जो 2 वाला है वो 4 बन के निकल रहा है, जो 3 है दैट वो 6 बन के निकल रहा है, डबल होते जा रहा है। ठीक है, तो एक फंक्शन होगा इसमें कि जो x है, y की वैल्यू है वो क्या हो रही है यहाँ पे 2x है। ये एक फंक्शन समझ लो, x में अगर हम 1 डाल रहे हैं तो y क्या निकलेगा 2, x में अगर हम 2 डालेंगे तो y क्या निकलेगा 4। तो ऐसे कुछ फंक्शन डिफाइन होंगे। तो फंक्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं, लिमिट वाले फंक्शन, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के हो सकते हैं फंक्शन, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझना है उस फंक्शन में कैसे काम करना है ना। डिफरेंशिएशन के हो सकते हैं, इंटीग्रेशन के हो सकते हैं, कुछ भी फंक्शन की बन हो सकते हैं। अब इसको हम एकदम थोड़ा सा बेसिक में जाके समझते हैं कि फंक्शन कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है। एक रिलेशन भी फंक्शन हो सकता है। कब हो सकता है रिलेशन फंक्शन, जब उसके जितने भी प्री इमेज हैं उनका सबका एक इंडिविजुअल इमेज बने, तभी ये फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सेट गिवन है हमको 1 2 3 और दूसरा सेट यहाँ पे गिवन है मान लो 5 7 6 8 9 ऐसा कुछ भी, और क्या हो रहा है यहाँ पे 4 5, यहाँ पे क्या हो रहा है 1 का रिलेशन इसके साथ है, 1 का पेयर 2 का पेयर इसके साथ है, 3 का पेयर इसके साथ है, 4 का पेयर इसके साथ है, 5 का पेयर इसके साथ है। तो ये एक फंक्शन होगा, है ना। अगर सारे प्री इमेज का इमेज के साथ एक इंडिविजुअल रिलेशन है ना, 1 to 1 रिलेशन है। ठीक है, हम जब क्लास 12 में आएंगे तो हम रिलेशन पढ़ेंगे, 1 to रिलेशन एंड 1 to 1 रिलेशन। ठीक है, ये सारे रिलेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 का 5 के साथ इंडिविजुअली रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। क्या एग्जांपल है, सपोज एक सेट गिवन है आपको P, जिसके एलिमेंट हैं 2 1 3 2 1 3 1 4 2 2 1 3 1 4 2। तो आपको ये चेक करना है क्या ये फंक्शन है कि नहीं। अब इसमें देखो दो सेट है, एक सेट A मान लो कोई सा भी और एक सेट B। तो सेट A के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 2 3 4 2 3 4, और दूसरे सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 और 2। 1 1 दो जगह है, एक बार 2 है तो 1 और 2। यहाँ पे जो रिलेशन है कैसा देखो, 2 का 1 के साथ है, 3 का भी 1 के साथ है, ठीक, और 4 का 2 के साथ है। तो क्या एक फंक्शन है। अभी मैंने बताया था दो प्री इमेज का एक इमेज बन सकता है, लेकिन एक ही प्री इमेज के दो अलग अलग इमेज नहीं बनेंगे। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि दो अलग अलग प्री इमेज का एक इमेज बन सकता है, लेकिन दो अलग अलग इमेजेस के एक प्री इमेज नहीं बनेंगे, है ना भाई। इनपुट साइड इसको मान लेते हैं, इसको आउटपुट साइड मान लेते हैं। दो इनपुट के एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन कभी भी ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया आपको अगर 2 3 4 है और 1 2 है तो 2 का भी ये बन रहा है और 2 का ये भी बन रहा है। समझ में आ रहे हो, 2 के दो इमेजेस बन रहे हैं। भाई किसी एक आदमी के दो इमेज बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। तो इसको ध्यान में रखो, है ना। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के दो इमेजेस नहीं बन सकते, एक ही इमेज बनेगा, ठीक है ना। बशर्ते एक ही आपके पास मिरर है यहाँ पे, तो एक ही इमेज बनेगा। समझ में आया। तो दिस इज अ फंक्शन, ये क्या है आपका फंक्शन है। यस, दिस इज अ फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं 2 2 2 4 3 3 4 4। एक प्रॉब्लम और हमारे पास 2 2 2 4 3 3 4
4। अब इसको देखिए, ये फंक्शन है कि नहीं बताइए आप लोग। यहाँ पे इमेज होंगे 2 3, दो ही हैं 2 3, और यहाँ पे होंगे आपके पास 2 3 और 4, 2 3 और 4, और 2 का इमेज बन रहा है 2 के साथ, 2 का इमेज बन रहा है 4 के साथ। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया ना, एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग इमेज नहीं बन सकते। सिमिलरली 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ, लेकिन यहाँ पे जो 2 के दो अलग अलग और यहाँ पे 3 के दो अलग अलग इमेज बन रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन टाइप है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कांस्टेंट, रैशनल, मॉडुलस, साइनम और आगे कुछ और ऑपरेशंस देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स हर एक प्री इमेज का एक सिंगल इमेज बनेगा। समझ में आया आपको? तो इसमें मान लो फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x, है ना। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? x। समझ में आया? मतलब y की वैल्यू क्या है? x। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक सेपरेट एलिमेंट का इमेज बन रहा है ना। तो हर एक एलिमेंट एक अपना सेपरेट इमेज बना रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे समझें तो यहाँ पे मैं रखता हूँ x को, तो यहाँ मैं रखूंगा y। y की वैल्यू क्या है? f ऑफ x है। f ऑफ x और f ऑफ x की वैल्यू क्या है? दैट इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो अगर मैं यहाँ -1 रखूँ तो यहाँ -1 आएगा, -2 रखूँ तो -2 आएगा, 0 रखूँ तो 0 आएगा और 1 रखूँ तो 1 आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स होंगे, ये पॉइंट्स कॉमन पॉइंट होंगे इनके। ठीक है, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दूसरा फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन मीन्स f ऑफ x की वैल्यू क्या दी है? k। मतलब y की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रही है। मान लो यहाँ पे x रखा हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? k है, विच इज फिक्स्ड, कभी भी चेंज नहीं। अगर मैं -1 रखूँ तो भी ये k आ रहा है, -2 रखूँ तो भी k आ रहा है, -3 रखूँ तो भी k आ रहा है, 0 रखूँ तो भी k आ रहा है। मतलब y एक्सिस आपका फिक्स है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y एक्सिस ऐसा फिक्स रहेगा। सो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। मान लो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये 1 है और ये 2 है। तो मान लो एग्जांपल के लिए मैं 2 ले रहा हूँ, फिक्स वैल्यू, तो 2। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ इनके पॉइंट्स मिलेंगे, y की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी और x की वैल्यू चेंज होते रहेगी। ठीक है, ये निगेटिव में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। y की वैल्यू जो फिक्स है, मान लो निगेटिव है तो नीचे ग्राफ बनेगा। समझ में आया? इसका ग्राफ ऐसा ही बन सकता है, इधर भी बन सकता है। ठीक। रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन मतलब अगर f ऑफ x की वैल्यू 1/x, फॉर एग्जांपल अगर मैं x यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? f ऑफ x है, विच इज इक्वल टू 1/x। अगर मैं इसकी वैल्यू -1 रखता हूँ तो 1/-1 -2 रखूँ तो -1/2, 2 रखूँ तो 1/2, 3 रखूँ तो 1/3, ऐसे आएंगे। तो इनका ग्राफ आप दिमाग रखिए, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन। फोर्थ है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मीन्स अगर f ऑफ x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x है, मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूँ तो y की वैल्यू आएगी मॉडुलस ऑफ x। अगर मैं -1 रखूँ तो 1, -2 रखूँ तो 2, 0 रखूँ तो 0, 2 रखूँ तो 2, 3 रखूँ तो 3, सारी वैल्यू इधर पॉजिटिव आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें देखो x निगेटिव हो रहा है लेकिन y इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऊपर ही तरफ है y, नीचे थोड़ी जा रहा है। इधर x निगेटिव हो रहा है इस तरफ, इधर x पॉजिटिव हो रहा है। देखो x वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव हो रही है, लेकिन y की वैल्यू क्या है? फिक्स है, पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज मॉडुलस फंक्शन। सो एल्जेब्रिक ऑपरेशन में अगर हम देखना चाहें, एल्जेब्रिक ऑपरेशन में वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई फंक्शंस। ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन है, तो अगर f ऑफ x प्लस g ऑफ x कर सकते हैं, f ऑफ x माइनस g ऑफ x कर सकते हैं, f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x कर सकते हैं, बशर्ते g ऑफ x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और f ऑफ x इंटू g ऑफ x कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं किसमें?
फंक्शंस में। आप देखते हैं जो लास्ट कुछ प्रॉब्लम कर देते हैं, 2-4 प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर यहीं पे आपका फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, तो 2 प्रॉब्लम करेंगे फंक्शन से रिलेटेड और यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो आप इसको सॉल्व करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। आपको इसके बोला गया कि x की वैल्यू सारे रियल नंबर से, तो आपको इसका डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन, परमिसिबल इनपुट्स। परमिसिबल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो आपको यू हैव टू फाइंड द डोमेन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डोमेन आपको फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? -5 और +4 आना चाहिए। ठीक है, तो वी कैन मल्टीप्लाई -4 एंड -1। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x माइनस x प्लस 4। ये हो गया -4x प्लस -4x माइनस x गिव्स यू -5x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन, यहाँ से कॉमन लेंगे x तो यहाँ बचेगा x माइनस 4, तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x माइनस 1 तो x माइनस 4 बचेगा यहाँ से। ठीक है, x माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 बचेगा। अब हमको मालूम है कोई भी अगर रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इस नीचे की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अगर नीचे की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, है ना। अगर ये नीचे 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या इसके लिए क्या कंडीशन है? x माइनस 1 और x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर ये दोनों की वैल्यू 0 नहीं होगी, इनको हम सेपरेट कर दें। x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो x नॉट इक्वल टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 4। सो दिस इज आवर आंसर। तो डोमेन मतलब x के पॉसिबल आउटकम लाने के लिए x की वैल्यू 1 और 4 नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इसके डोमेन हो जाएंगे सारे रियल नंबर एक्सेप्ट कौन कौन से? 1 और 4 को छोड़ के r माइनस दिस कर सकते हैं हम लोग। इन दोनों को छोड़ के सारे रियल नंबर इसके पॉसिबल परमिसिबल इनपुट्स होंगे। ठीक है, ये दोनों डालेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा तो हम इसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आपके पास a की वैल्यू है 1 2 3 4, b की वैल्यू है 1 5 9 11 15 16 और f की वैल्यू, मतलब ये फंक्शन गिवन है, उनके बीच का रिलेशन आपको गिवन है। ये फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर आपको गिवन है। तो आपको इसमें निकालना है क्या ये जो f है ये रिलेशन है। पहला प्रॉब्लम, पहला क्वेश्चन कि क्या ये f एक रिलेशन है और दूसरा क्या ये f एक फंक्शन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको a और b, यहाँ पे a और b दिख रहे हैं, इनके एलिमेंट्स को हम बना लेते हैं। क्या क्या है देखो, a के एलिमेंट है 1 2 3 4 और b के एलिमेंट्स हैं 1 5 9 11 15 और 16। अब ये इनके रिलेशन पेयर बना हुआ है 1 5 2 9 3 1 4 5। ये देखो यहाँ पे 4 5, उसके बाद 2 11 2 11। देखो 1 5 ये तो ठीक है, 1 5 ये तो ठीक है। 2 9, यहाँ पे 2 का 2 अलग अलग इमेज बन रहा है। 2 का एक 9 वाला इमेज भी बन रहा है और 2 का एक 11 के साथ भी इमेज बन रहा है। बाकी सारे हमारे सही हैं। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 इमेज बन रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, लेकिन ये रिलेशन तो है। यस, f इज अ रिलेशन। रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएंगे ना, ये सारे आ जाएंगे। सो दिस इज अ रिलेशन, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। ओके बच्चों, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, रिलेशन एंड फंक्शन। और सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे करा दिए हैं और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और पढ़ते रहिए।